Hi, I'm Chandana Biswas. Welcome to my YouTube channel Aapki Pathshala. Today we are going to see chapter number 9 of class 6 NCERT Traders, Kings and Pilgrims. So let's start with a small story. Jagni at the market. तो जगनी एक स्मॉल गर्ल होती है जो कि अपने विलेज के फेयर में जाती है, मतलब मेले में जाती है। तो वहाँ पे वो बहुत सारे रंग बिरंगे पॉट्स एंड पैंस देखती है, बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े देखती है, टॉयज़ देखती है। तो वो बहुत खुश हो जाती है, राइट। और फिर वो एक देखती है कि जो लोग उसे बिक्री कर रहे होते हैं वो एट द एंड ऑफ द डे में वही सेम बस और ट्रक्स में चले जाते हैं मतलब भर भर के आते हैं बसेस और ट्रक्स में, और मतलब मेले में सामान बिठाते हैं, बिक्री करते हैं, और वही सेम बसेस और ट्रक्स में एंड ऑफ द डे में चढ़ के चले जाते हैं। सो शी वंडर्ड कि ऐसा क्यों होता है, मतलब सब लोग एक साथ आते हैं फिर एक साथ चले जाते हैं, तो कहाँ से आते हैं, कौन है। तो उसकी मम्मा से जब वो पूछती है तो वो कहती है दे आर ट्रेडर्स। तो हम इस चैप्टर में यही जानेंगे कि हु आर ट्रेडर्स। तो ट्रेडर आर द पीपल हु जो एक जगह में जहाँ से जो चीज़ जहाँ पे बनता है वहाँ से लेके दूसरी जगह में जाके बिक्री करते हैं प्लेस टू प्लेस उन लोग जाते हैं और उस चीज़ को उन लोग बिक्री कर देते हैं। ओके, सो हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। ठीक है, कैसे हमें पता चला ट्रेडिंग होता था एक टाइम पे, या ट्रेडर्स थे एक टाइम पे, कैसे पता चला। हमने जैसे चैप्टर नंबर 8 में नर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर के बारे में पता है। ओके, ये एक तरह का पॉटरी होता है, हमने जाना। ठीक है, अगर आपने मेरा चैप्टर नंबर 8 का अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो टू माई वीडियो लिस्ट, वहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर 8 बड़े अच्छे से समझाया है। गो चेक आउट एंड वॉच दैट वीडियो। ओके, सो दिस फाइन पॉटरी, बहुत ही सुंदर फाइन स्ट्रक्चर्स के पॉटरी होते हैं, राइट। स्पेशली बाउल्स एंड प्लेट्स, जहाँ ये सब चीज़ें आर्कोलॉजिस्ट लोग को बहुत सारी जगह से मिले। ठीक है, इससे पता चलता है ये सारी जगह पे वो कैसे गए। ऑफकोर्स ट्रेडर्स के थ्रू से, ट्रेडर्स लोग एक जगह से दूसरी जगह उसे कैरी करते हैं और उसे फिर सेल कर देते हैं। ठीक है, सो इसी से हमें पता चलता है कि ट्रेडर्स का क्या रोल था। ओके, सो साउथ इंडिया विच वॉज वेरी फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर, ब्लैक पेपर जो होता है ना, काला मिर्च पाउडर, सो दैट्स कॉल्ड ब्लैक पेपर। ओके, एंड प्रेशियस स्टोन्स के लिए साउथ इंडिया बहुत फेमस है। तो स्पेशली पेपर वॉज वेरी पर्टिकुलर वैल्यूड इन रोमन एम्पायर, मतलब रोमन में पेपर को बहुत ही इंपॉर्टेंस माना जाता है। तो हमारे यहाँ से भर भर के ब्लैक पेपर वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते थे। ठीक है, थ्रू ट्रेडर्स। ऑफकोर्स वो इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है कि ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ओके, सो वो ट्रेडर्स के थ्रू से ही रोम्स में ये गुड्स को बाय शिप अक्रॉस द सी या बाय लैंड उसको पहुँचाया जाता है। ओके, सो बहुत सारा ट्रेडिंग हमारा रोम में देखा गया है, क्योंकि रोमन के गोल्ड कॉइन्स हमारे साउथ इंडिया में आर्कोलॉजिस्ट को मिला है। ओके, तो दिस इज़ अ स्मॉल स्टोरी अबाउट ट्रेड, मतलब कहाँ कहाँ से क्या क्या मिलता था। जैसे कि लाइक ब्लैक पेपर्स कार्ट्स में लेके जाते थे, बेल से आता था, जेम्स एंड गोल्ड हिमालय से, सैंडलवुड वेस्टर्न हिल से। ये आप पोएम पढ़ सकते हैं, आप जान सकते थे कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें लाए जाते थे एंड कहाँ कहाँ से इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते थे। ओके, सो जो ट्रेडर्स होते थे ऑफकोर्स दे एक्सप्लोर अ लॉट, मतलब बहुत सारे जगहों से, बहुत सारे रूट से उन लोग जाते थे, कभी बाई रोड कभी बाई सी। ओके, सो जितने भी सी रूट्स जाते थे दे मोस्टली क्रॉस द कोस्ट। ठीक है, कोस्ट लाइन से उन लोग जाते थे, जैसे कि अरेबियन सी हो गया और बे ऑफ बंगाल हो गया। ओके, और उन लोग मोस्टली मानसून विंड्स का बहुत फ़ायदा लेते थे, बिकॉज मानसून विंड्स में हवा के तेज़ी का रफ्तार इतना ज़्यादा होता है कि बहुत ही आसानी से समुंदर को हम लोग ईजिली पार कर सकते हैं। ठीक है, इन लेस टाइम। तो इसीलिए अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई वेस्टर्न कोस्ट में इफ़ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका, तो उन लोग साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे सेल करते हैं। ओके, ऑफकोर्स शिप्स बहुत ही हार्ड एंड सॉलिड चाहिए होता है फॉर दिस लॉन्ग जर्नीज। एंड सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यू किंगडम्स अलॉन्ग द कोस्ट। ओके, सो जो सदर्न हाफ होता है, राइट, जो सदर्न हाफ है वो उसका बहुत ही बड़ा लॉन्ग कोस्ट लाइन है। ठीक है, विथ हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज। तो रिवर वैलीज में कावरी इज़ द मोस्ट फर्टाइल, सबसे फर्टाइल कावरी नदी है। ओके, जिसकी वजह से जो चीफ्स और किंग्स होते हैं उनको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। दैट्स वाई उनका ट्रेडिंग अच्छा चलता है एंड दैट्स वाई दे बिकम रिच एंड पावरफुल। ओके, इसके बारे में भी संगम लिटरेचर में बहुत दिया गया है, एंड उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया है दैट्स इन तमिल विच इज़ नोन एज मूवेंदर, जिसका मीनिंग है 3 चीफ्स। ठीक है, और वो थे mostly the ruling families, the Cholas, the Cheras and the Pandyas, okay, who became powerful in South India around 2300 years पहले। सो जो ये 3 चीफ्स थे उनके 2 सेंटर्स हुआ करता था। एक तो इनलैंड, मतलब उनका जो राज्य है वो उन लोगों को संभालना होता था, और सेकंड इज़ द कोस्ट। एक तो उन लोगों का अंदर का राज्य भी उन लोगों को संभालना होता है, और ये जो कोस्ट लाइन है, ओके, जो सी एरिया है,
इनसे भी उनको संभालना होता था। तो ये दोनों चीज़ से, एक तो अंदर से भी उनको मतलब ट्रेडिंग हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, एंड ये बाहर कोस्ट लाइन से भी उन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। तो इसके वजह से उन लोग बहुत पावरफुल होते गए। इसमें से 2 इम्पॉर्टेंट सिटीज़ कौन से हैं, वो है पूहर और कावेरीपट्टिनम, विच इज़ द पोर्ट ऑफ द चोलास। मतलब चोलास का सबसे मेन पोर्ट था, मतलब शिपिंग शिपयार्ड बोल सकते हैं, या जेट्टी जिसको बोलते हैं हिंदी में। ओके, एंड मदुरई वॉज द कैपिटल ऑफ द पंड्यास। ओके, यहाँ पे जो चीफ्स थे, जो किंग्स थे, वो रेगुलर टैक्सेस नहीं लेते थे जैसे पहले के राजा लेते थे। ओके, उन लोग क्या करते थे, गिफ्ट्स रिसीव करते थे या डिमांड करते थे फ्रॉम द पीपल। ठीक है, लोगों से गिफ्ट्स रिसीव करते थे। उन लोग मिलिट्री एक्सपीडिशंस में जाते थे, और यूजुअली क्या करते थे, जहाँ जहाँ उन लोग जाते थे वहाँ के नेबरिंग एरियाज से जो राजा होते थे उन लोग ट्रिब्यूट देते थे, मतलब तोहफा देते थे, वो उन लोग कलेक्ट करते थे। और कुछ पैसा उन लोग अपने पास रख लेते थे, और कुछ बाकियों को दूसरों को दे देते थे, कुछ सपोर्टर्स को दे देते थे, और कुछ अपने फैमिली मेम्बर्स, कुछ सोल्जर्स, और कुछ पोएट्स वो होते थे जो उनके दरबार में आके उनकी महिमा करते थे, जो उनके ऊपर में अच्छे अच्छे उनके प्रेज में अच्छे कविताएं लिखते थे, उनको उन लोग रिवॉर्ड करते थे। ठीक है, विथ प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरेट्स एंड फाइन क्लोथ। ओके, अराउंड 200 ईयर्स पहले क्या होता था कि एक डायनेस्टी था हु इज़ नोन एज सतावनास। ओके, जो कि बहुत पावरफुल था इन द वेस्टर्न इंडिया में। ओके, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन था, गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी। ओके, उनके बारे में हमें कैसा पता, थ्रू एन इंस्क्रिप्शन जो कि कंपोज हुआ उनके माँ के नाम से, हु इज़ गौतमी बलाश्री। वो और जितने भी बाकी रूलर्स थे, दे आर द नोन एज लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथा। मतलब उन लोग साउथ के रूलर्स थे, साउथ के मोस्ट पावरफुल रूलर्स थे। ठीक है, और धीरे धीरे उन लोग अपना आर्मी ईस्टर्न और वेस्टर्न एंड सर्दर्न कोस्ट में भी भेजने लगे। ओके, टू कंट्रोल दैट। ओके, टॉपिक इज द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। ओके, सो सिल्क का क्या स्टोरी है, ओके, एंड व्हाट इज सिल्क रूट हम जानेंगे। सो द रिच ग्लॉसी कलर्स ऑफ सिल्क हमें पता है सिल्क क्या होता है, इट्स वेरी रिच एंड ग्लॉसी, इट्स ब्यूटीफुल, इट हैज़ अ वेरी स्मूथ टेक्सचर, राइट। सो ये बहुत ही हाई वैल्यूड फैब्रिक था उस टाइम पे इन मोस्ट सोसाइटीज़। ठीक है, बट मेकिंग सिल्क, मतलब सिल्क को बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। उसका जो रॉ सिल्क होता है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है हमें सबको पता है, इट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कुकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म्स के जो कुकून्स होते हैं वहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, फिर उसको स्पंच इनटू थ्रेड एंड देन वुलन इनटू क्लोथ। ओके, सो ये जो टेक्निक है ऑफ मेकिंग सिल्क, ये एक्चुअली फर्स्ट इन्वेंट हुआ चाइना में अराउंड 7000 ईयर्स पहले। बट चाइना वाले बड़े चालाक थे, तो उन लोगों ने इसे बहुत ही सीक्रेट रखा है, इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को, ओके, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, फिर कुछ लोग जो चाइना से निकल के दूर दूर ट्रैवल करते थे, बाई फुट हो गए, बाई हॉर्स या ऑन कैमल्स, उन लोग सिल्क को कैरी करते थे। ठीक है, और जो पाथ से उन लोग आते थे, मतलब जो रास्ते को फॉलो करके उन लोग एक जगह से दूसरे जगह आते थे और उनके पास सिल्क होता था, उसी रूट को सिल्क रूट कहा गया। ओके, सो जो और कुछ वक्त ऐसा भी था, समटाइम्स चाइनीज़ रूलर्स जो थे सिल्क के तोहफे भेजते थे, सुंदर सुंदर सिल्क के तोहफे भेजते थे ईरान और वेस्ट एशिया के राजाओं को। ठीक है, फिर वहाँ से भी सिल्क का ये जो नॉलेज स्प्रेड हुआ, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, कैसे उसको द प्रोसेस कैसा चलता है, वहाँ से वो नॉलेज स्प्रेड हुआ। फिर अराउंड 2000 ईयर्स पहले सिल्क पहनना शुरू हुआ, मतलब सिल्क पहनना एक फ़ैशन हो गया, मतलब स्पेशली अमंग द रिच पीपल इन रोम। ठीक है, मतलब जो अमीर लोग होते हैं, जो रूलर्स होते थे, वो मोस्टली सिल्क के ही कपड़े पहनने लग गए, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते थे। ठीक है, और वो सारे चाइना से होके ही आते थे। बट चाइना से होके आना इट्स वेरी डेंजरस रूट्स। ओके, बहुत ही डेंजरस रोड्स होता था, माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स को पार करके आना पड़ता था। ओके, तो इसीलिए ये रूट को ही सिल्क रूट कहा गया। और मैं इस रास्ते से तुम्हें तभी जाने दूंगा जब तुम मुझे इतना पैसे ऑफर करोगे, कॉइन्स या मनी पेमेंट दोगे। ओके, सो ऐसा चलता था सिल्क का बिजनेस। ओके, सो आप मैप 6 में देख सकते हो कि सिल्क रूट और उसके ब्रांचेस कहाँ कहाँ तक है। तो कुछ किंग्स क्या करते थे, उस लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट, जो रास्ता से जो सिल्क आता था, उस रूट को उन लोग कंट्रोल करने का कोशिश करते थे, क्योंकि उससे उनका बहुत फ़ायदा होने वाला था। वहाँ से उन लोगों को टैक्सेस मिल जाता था, ट्रिब्यूट्स और गिफ्ट्स मिलता था। जो भी ट्रेडर्स लोग उस रास्ते से सिल्क लाते थे, उसके थ्रू से भी ट्रिब्यूट्स और गिफ्ट्स मिल जाता था। ठीक है, इन रिटर्न में उन लोग क्या करते थे, उन लोग प्रोटेक्शन देते थे कि हम लोग प्रोटेक्शन देंगे तुम्हें, ये जो कोई रॉबरी, मतलब कोई रॉबर्स लोग होते थे जो चोरी ना हो जाए उन लोग का सिल्क, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, तो वो रॉबर्स लोग से प्रोटेक्शन करने के लिए उन लोग बचाते थे, और इसके बदले में भी उन लोगों को सिल्क और टैक्सेस और गिफ्ट्स मिलता था, तो फ़ायदा ही फ़ायदा था। ओके, सो जो बेस्ट नोन रूलर थे हमारे यहाँ पे सिल्क रूट को जो कंट्रोल करते थे, वो है कुशानास, जो कि
अराउंड 2000 ईयर्स पहले रूल करते थे, अराउंड सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट एशिया को रूल करते थे। तो उनका जो मेजर 2 सेंटर्स ऑफ पावर था, जहाँ से उन लोग मतलब मेन कैपिटल सिटीज़ आप बोल सकते हैं, वो एक पेशावर था और एक मथुरा था। तक्षशिला भी तब तक उनका ही पार्ट था। ओके, सो इन्हीं लोग मोस्टली ये सिल्क रोड को संभालते थे, कंट्रोल करते थे, फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू द सी पोर्ट्स टू द रिवर इंदस, जहाँ से रिवर इंदस से उन लोगों को शिप में सिल्क को ले जाया करता था टू द ईस्ट वर्ड्स टू द रोमन एम्पायर। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ भेजा करता था और कहाँ से कहाँ लेके भी आते थे। ठीक है, जो कुशानास थे वही सबसे पहले अर्लीस्ट रूलर्स बने जो कि गोल्ड कॉइन इशू करें। ओके, गोल्ड कॉइन इन्होंने इशू किया और सिल्क, और इसी चीज़ को उन लोग एज एक्सचेंज यूज़ करते थे बाय ट्रेडर्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म कैसे स्प्रेड हुआ? सो हमने थोड़ी देर पहले जो पढ़ा है कुशाना, तो कुशाना का एक बहुत ही फेमस रूलर था कनिष्का। कनिष्का जो रूलर थे अराउंड 1900 ईयर्स पहले, उन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनाइज किया था एक बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, जहाँ पे स्कॉलर्स लोग मिलते थे, मतलब बड़े बड़े स्कॉलर्स मिलते थे और इंपॉर्टेंट मैटर्स पे डिस्कस करते थे। उसमें से एक पोएट था अश्वघोषा। ठीक है, उन्होंने ही बुद्धा जी के ऊपर बायोग्राफी कंपोज किया था विच इज़ नोन एज बुद्धा चरिता। ठीक है, और वो अश्वघोषा उनके ही दरबार में रहते थे। ठीक है, अश्वघोषा और जो बाकी जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे उन्होंने ही फर्स्ट शुरू किया संस्कृत में लिखना, ठीक है, उसके बाद एक नए फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म शुरू होने लगा विच इज़ नोन एज महायाना बुद्धिज़्म। ठीक है, उसके 2 डिस्टिंक्ट फीचर्स थे। पहले क्या होता था, जो बुद्धिस्ट के प्रेजेंस को शो करते थे वो कुछ साइंस के थ्रू से, या तो कोई बौद्धि के ट्री बना दिया, पीपल के पेड़ को दिखा के उन लोग उसको पूजा करते थे, आप बोल सकते हो। ठीक है, बट उसके जगह पे अभी बुद्धा जी को दिखाया जाता है, बुद्धा जी को बना के उनके स्कल्पचर को बना के पूजा किया जाता है। ओके, एंड सेकेंड, नाउ स्टैचूज ऑफ बुद्धा वेर मेड। ठीक है, मैनी ऑफ दीज वेर मेड इन मथुरा एंड वाइल मेड इट तक्षशिला। तक्षशिला में कुछ बनाया गया, कुछ मथुरा में बनाया गया, और अभी बुद्धा के स्टैचूज़ को रख के उन लोग मेडिटेशन करते हैं, या बोल सकते हैं पूजा करते हैं। ठीक है, एंड द सेकेंड चेंज क्या हुआ वॉज द बिलीव ऑफ बोधिसत्त्व्स। बोधिसत्त्व्स क्या थे? वो पर्सन होते थे जिनको इनलाइटमेंट मिल जाता था, मतलब उन लोग बहुत मेडिटेशन करके उन लोगों को भगवान का दर्शन मिल जाता था, या बोल सकते हैं उन लोगों को ज्ञान मिल जाता था। ठीक है, तो पहले का बिलीव क्या था, अगर एक बार इनलाइटमेंट, एक बार ज्ञान मिल गया तो उन लोग को एकदम कंप्लीट आइसोलेशन में जाना पड़ता था, मतलब कंप्लीट, मतलब इस बाहर की दुनिया से एकदम हट जाना पड़ता था और एक जगह में जाके एकदम शांति से मेडिटेट करना पड़ता था। बट ये बिलीफ भी टूटा। फिर बाद में क्या हुआ, उन लोग क्या करने लगे कि अभी हमें ज्ञान मिल गया तो हम दूसरों को ये ज्ञान फैलाएं। ठीक है, सो ये बोधिसत्त्व्स ही द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जिन्हें बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया। ठीक है, और वो धीरे धीरे बहुत पॉपुलर होने लगे और ये ज्ञान को सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया और जापान में स्प्रेड करने लगे। ओके, सो बुद्धिज़्म जो होता है वेस्टर्न और साउथर्न इंडिया में भी बहुत स्प्रेड हुआ, जहाँ पे उन लोग केव्स में रहने लग गए। ठीक है, बहुत सारे केव्स तो मतलब किंग्स एंड क्वींस के ऑर्डर में ही बनाए जाते थे कि उनके रहने के लिए प्रबंध किए जाते थे। ठीक है, और जो रोड्स होते थे या जो पोर्ट्स होते थे कोस्ट लाइन में, वो सारे ऐसे रोड्स बनाए जाते थे, कनेक्ट किए जाते थे जो कि उनके आने जाने में, पास होने में कोई मुश्किल ना हो। ओके, एंड मोस्टली जो बुद्धिज़्म को जो फॉलो करते हैं ना, जो बुद्धिस्ट होते हैं, मोस्टली ट्रेडर्स होते हैं। ओके, ये भी आप, सो जो ट्रेडर्स होते हैं वो भी मतलब अगर ट्रैवलर्स के थ्रू में यही केव मॉन्स्टरीज में वो भी रहते हैं। ठीक है, और बुद्धिज़्म साउथ ईस्ट वर्ड्स टू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर साउथ ईस्ट एशिया में भी फैल चुका था पूरा, इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। ओके, और सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म है थेरावड़ा बुद्धिज़्म। ठीक है, जो कि सबसे पॉपुलर हुआ ये एरियाज़ में। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स क्या होते हैं? पिलग्रिम्स आर द मैन और वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्कशिप। ठीक है, मतलब भगवान को पूजा करने के लिए हम लोग जो तीर्थ स्थान पे जाते हैं ना, उस जर्नी में जो जाते हैं जो इंसान, उस इंसानों को पिलग्रिम्स कहते हैं। ठीक है, सो ट्रैवलर्स तो बहुत सारे दूर दूर जगह पे ट्रैवल करते थे थ्रू कारावान्स और थ्रू शिप्स। ठीक है, सो पिलग्रिम्स में भी उन लोग ट्रैवल करते थे। ठीक है, तीर्थ स्थानों पे। ओके, सो मोस्टली वेरी अर्लियर जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो थे वो चाइनीज़ थे मोस्टली। ओके, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द बेस्ट नोन इज़ फाजियान। ठीक है, फाजियान हु केम टू सब कॉन्टिनेंट अराउंड 1600 ईयर्स पहले, वो मतलब तीर्थ करने के लिए 1600 ईयर्स पहले वो आए थे। जूजियान अराउंड 1400 ईयर्स पहले आए थे, और आई क्विन अराउंड 50 ईयर्स आफ्टर जूजियान आए थे। ओके, सो उन लोग क्या करते थे, मतलब बुद्धा के लाइफ को जानने के लिए, और बुद्धा कहाँ कहाँ गए, कौन कौन से उसके इंपॉर्टेंट और फेमस मॉन्स्टरीज है, कहाँ कहाँ रहे, वो सारे को देखने के लिए ट्रैवल करते थे। ठीक है, देखने के लिए आए थे।
ठीक है। और ईच ऑफ दिस पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ देयर जर्नी, मतलब उन्होंने अपना जर्नी के बारे में कहीं ना कहीं उन्होंने लिखा ही है, ठीक है। उन्होंने लिखा द डेंजर्स, मतलब उन्होंने क्या क्या डेंजर फेस किया जब यू नो फाजियान ने चाइना वापस कैसे पहुँचे, ठीक है। इट वॉज़ वेरी डेंजरस, मतलब बहुत डेंजरस था उनका जर्नी। बाढ़ तूफ़ान आया, मतलब इतना ज़ोर से तूफ़ान आया कि 13 दिन तक कंटिन्यू तूफ़ान था। उनके सारे पर्सनल बिलोंगिंग्स या बहुत सारे शिप के सामान को इन लोगों को पानी में फेंक देना पड़ा कि शिप सिंक ना हो, डूब ना जाए। तो कितने मुश्किल से वो पहुँचे। आफ्टर 90 to 100 डेज़ के बाद वो फाइनली चाइना पहुँचे, ठीक है। सो जो जुआन जैंग थे वो लैंड रूट से आए थे, और लैंड रूट से आए थे थ्रू नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है। और वो अपने साथ सारे बुद्धा के स्टैचूज़ लेके आए थे, गोल्ड, सिल्वर और सैंडलवुड के बने हुए, और ओवर 600 मैन्युस्क्रिप्ट्स लेके आए थे 20 हॉर्सेस के कंधों पे रख के, ठीक है। इसमें से 50 मैन्युस्क्रिप्ट घूम गए, ठीक है, आने के दौरान। एंड फिर उनका मतलब एंड द रेस्ट ऑफ द लाइफ, मतलब उनका बाकी का लाइफ इसी में बीता टू ट्रांसलेट इट, मतलब संस्कृत में लिखा हुआ था सब, राइट। तो संस्कृत में संस्कृत को उसने चाइनीज़ में ट्रांसलेट करने में उनका बाकी का पूरा जीवन लग गया, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना होगा, ये यूनिक सेंटर फॉर बुद्धिस्ट ट्रेनिंग जो बिहार में, ओके। सो जुआन जान थे और जो बहुत अदर पिलग्रिम्स लोग थे, उन लोग क्या करते थे, नालंदा जाते थे फॉर स्टडिंग बुद्धिज़्म, ठीक है। यहाँ के टीचर्स लोग बहुत ही हाईली एबिलिटी, मतलब बहुत ही हाईली टैलेंटेड और एबिलिटी थे, मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल थे, बहुत टैलेंटेड थे, बहुत सिंसियरिटी से बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। एंड हर कोई एक दूसरे का हेल्प करता था, बड़े छोटे सब कोई साथ में सीखते थे। गेट कीपर लोग घुसने से पहले ही आपको ऐसा ऐसा लाइफ के ऊपर में ऐसा ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें से 10 में से हर कोई 7-8 जन लोग वो गलत ही जवाब देते थे। अब सही जवाब दोगे तभी आपको उस गेट के अंदर घुसने देंगे। इट्स अ स्मॉल टेस्ट टाइप, ओके। सो इसके बारे में भी लिखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द बिगिनिंग ऑफ द भक्ति, ठीक है। अब भक्ति कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। दिस वॉज द टाइम इन द वर्कशिप ऑफ सर्टन डीटीज़, मतलब जो देवी देवताओं की मूर्तियों को रख के जो पूजा करना शुरू हुआ, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस माना जाता है हिंदुज़ियम में। एंड वो कौन थे, एक तो शिव भगवान थे, विष्णु जी थे, और गॉडेसेस लाइक दुर्गा जी, ठीक है। सो जो डीटीज़ को रख के जो पूजा किया जाता है उसी को भक्ति कहते हैं, एंड विच वॉज़ वेरी पॉपुलर एट दिस टाइम, ठीक है। और वो भक्ति जनरली क्या होता था, एक पर्सन जो कि कोई भी, जिनको भी वो मानते थे, जो भी देवी देवताओं को वो मानते थे, उनको वो दिल से डिवोट करते थे, मतलब दिल से वो पूजा करते थे। वो रिच हो, पुअर हो, हाई क्लास, लो क्लास हो, मैन वुमेन, कोई भी भक्ति कर सकता है, मतलब कोई भी अपने चूजन डीटी को, कोई भी अपने चूजन देवी देवताओं को मन से पूजा कर सकता है, ठीक है। सो ये जो आइडिया ऑफ भक्ति आया वो बेसिकली भगवत गीता से आया, और जो कि हमारा हिंदूज़ का एक सीक्रेट बुक है, ठीक है, जो कि महाभारत से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कृष्णा जी भी अर्जुना को बोलते हैं कि लाइक सब कुछ छोड़ के तुम मुझे याद करो, या तुम सही रास्ते पे चलो, मेरे ज्ञान पे चलो, तो तुम्हें ये सारे दुख दर्द, ये सारे ईवल से तुम दूर हो जाओगे, फ्री हो जाओगे। सो ये आइडिया ऑफ वर्कशिप धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज़ में, ठीक है। और जो ये सिस्टम को फॉलो करते थे वो मतलब सिर्फ एक ही भगवान के ऊपर एक ही भगवान या देवी या देवताओं के ऊपर ही मतलब पूजा करते रहते थे, और ये मोस्टली सैक्रिफाइसेस नहीं करते थे। जो पहले का जो सिस्टम था, हवन करना है या बलि चढ़ाना है, ये सब नहीं, सिर्फ पूरे दिल से प्योर हार्टेडली कोई एक देवी देवताओं को आप मानो, पूजा करो, श्रद्धा करो, जो वर्कशिप करना है। सो ये बिलीव में क्या होता है कि कोई भी एक डिवोटी, कोई भी एक भक्त अपना एक चूजन डेटी को, मतलब कोई भी देवी देवताओं को दिल से पूजा करेगा, तो वो देवी देवता उसको दर्शन देगी और उसका मनोकामना पूरा करेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से एक डेटी कोई भी हो सकती है, मतलब वो जो भी रूप में उसे याद करेगा, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज लायन, एज टाइगर, एज ट्री, और जो भी फॉर्म में उसे याद करेगी वही फॉर्म में वो उसे दिखेगी या दर्शन देगी। इसकी वजह से आर्टिस्ट लोग बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजेस बनाने लग गए डीटीज़ का, ठीक है। और जो बेसिकली जो भक्ति वर्ड है वो एक संस्कृत टर्म भज से आया, जो कि जिसका मीनिंग है टू डिवाइड और शेयर, ठीक है। इट्स अ 2-वे रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन अ डीटी एंड अ डिवोटी, मतलब भक्त और भगवान के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो शेयरिंग रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप को ही भज या भक्ति कहा गया है। जिससे इस रिलेशनशिप से, इस भक्त से हमें क्या हमें भागा मिलेगा, भागा मीन्स गुड फॉर्च्यून्स और ब्लिस, ठीक है, मतलब अच्छा हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, हमारा कुछ गुड फॉर्च्यून, मतलब कुछ बुरा होने वाला रहेगा तो ठीक हो जाएगा, दैट्स वाई। सो जो डिवोटी है उसको भक्ता या भगवता कहा गया है, जो कि अपना डीटी के भागा को शेयर करता है, ठीक है।
गुड फॉर्च्यून को शेयर करता है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा पोएम दिया गया है एक भक्ता ने, विच इज़ अ तमिल भक्ता हु इज़ नोन एज अप, ठीक है, हु इज़ अ डिवोटी ऑफ शिवा। उन्होंने एक बहुत सुंदर सा एक अपना एक पोएम लिखा है अबाउट हिज बिलीव, आप ही पढ़ सकते हैं, आई एम स्किपिंग इट। एंड बेसिकली ये डीटीज़ इतने इंपॉर्टेंट थे, इतने स्पेशल थे, इसीलिए उनको एक स्पेशल होम में रखा गया। उस स्पेशल जगह को ही टेम्पल्स कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, सो स्टे ट्यून विद मी, मैं आपको चैप्टर 11 भी पढ़ाऊंगी, ओके। सो भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशंस इन आर्ट, मतलब भक्ति से बहुत सारे स्कल्पचर बनने लगे, पोइट्री होने लगे और आर्किटेक्चर होने लगे, मतलब बहुत सारे आइडियाज़ निकलने लगे, ठीक है। तो बेसिकली जो ये वर्ड हिंदू है वो भी इंडिया के जैसे ही डिराइव हुआ है फ्रॉम द रिवर इंदस, जो कि अरब्स या ईरानियंस लोग यूज़ करते थे, ठीक है, टू देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग रिलीजियस बिलीव्स। अराउंड 200 ईयर्स पहले क्रिस्टियनिटी कैसे इमर्ज हुआ फ्रॉम वेस्ट एशिया, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट जो कि बॉर्न हुए बेंथेलम में, विच वॉज अ पार्ट ऑफ अ रोमन एम्पायर, ठीक है। तो क्राइस्ट का जो टीचिंग है दैट ही वॉज अ सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वो कहते हैं कि मैं इस दुनिया को बचाने आया हूँ। वो लोगों को यही सिखाते हैं कि दूसरों को प्यार से ट्रीट करो, सबके ऊपर भरोसा रखो, यू नो, ट्रस्ट रखो, एंड उसको ऐसा ही ट्रीट करो जैसा वो चाहते हैं, ठीक है, किसी को नीचा मत दिखाओ, ओके। सो ये कुछ बाइबल के कुछ टीचिंग्स है जो क्राइस्ट सिखाते हैं। ब्लेस्ड आर दोस्त हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइटिजियस, मतलब भूखे और प्यासे लोगों का मदद करो, उनको ब्लेसिंग्स दो, मर्सीफुल लोगों को ब्लेसिंग दो, ठीक है, फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी। जिनका दिल साफ़ है उनको भगवान ज़रूर दिखेगा। पीस मेकर्स बनो, भगवान के बच्चे बनो, ठीक है, उनको ब्लेसिंग्स मिलेगा। सो ये सब क्राइस्ट के टीचिंग्स थे, और जो वो भी स्प्रेड करने लगे टू वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में। जो फर्स्ट क्रिस्टियनियन प्रीचर्स थे वो आए थे वेस्ट एशिया से, वेस्ट कोस्ट में, 100 ईयर्स बाद में क्राइस्ट के डेथ के, ठीक है। सो जो केरल के क्रिश्चियंस है, जिसको कहते हैं शीरियन क्रिश्चियंस, क्योंकि वो मोस्टली वेस्ट एशिया से जो होके आए हैं, इसीलिए उनको साइरियन क्रिश्चियंस बोलते हैं। वे द ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, बी सेफ, टेक केयर, बाय।